Hello, guys and girls. Good morning, good afternoon, good evening, and I welcome you to Just See Foundation. दोस्तों, दिवाली के इस पावन अवसर पर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने आके। भले ही अब क्या है कि लाइव नहीं है, बट प्रीमियर है। भले ही मैं आपको अभी लाइव चैट आपसे नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो में, बट मैं जरूर लाइव चैट कर रहा हूँ नीचे चैट्स में। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो देखिए, मैं ऑनलाइन हूँ। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन नाम से आपको मैं चैट करते नजर आ रहा होगा, एंड दैट इज योर सीए आदर्श जोशी। दोस्तों, विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी, फैबुलस, माइंड ब्लोइंग, फंटास्टिक एंड सेफ दिवाली। सो मुझे पता है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, और आई एम जेन्युइनली, मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है कि आप लोग दिवाली के दिन भी भले ही चैट करने सही, बट आए हो। अब आए हो तो कुछ तो पढ़ के जाएंगे, बिकॉज दिवाली का दिन है, शुभ दिन है, अच्छा काम करेंगे तो बोलते ना अपने को अच्छा आशीर्वाद भी मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो और आपको पता ही है कि हम लोग सेक्शन रिवाइज कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और हमने बहुत सारे सेक्शंस ऑलरेडी लर्न कर लिए। वी हैव एक्चुअली, आपको लगा नहीं था कि हम लोग ये एक्ट ही एक पूरा का पूरा उड़ा देंगे, और हम लोगों ने उड़ा दिया है। विच इज नॉट अ जोक। तो मैं बहुत इसके लिए ऑल द क्रेडिट गोज टू यू गाइज, बिकॉज हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट किया है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब दोस्तों, आज मैं क्या पढ़ा रहा हूं? तो सर, आज मैं आपको अनपेड सेलर पढ़ाने आया हूं। आई नो ये आउट ऑफ द बॉक्स चला गया, बिकॉज अपना कुछ और चल रहा है। लेकिन दोस्तों, है ना, ये बात ये ऐसी है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये लेक्चर, तो लाइव में और रिकॉर्डिंग में मैच होना मुश्किल है। इसीलिए मैंने एक नया चैप्टर से स्टार्ट करने का सोचा कि जो चैप्टर अभी बहुत दूर है, तो भाई वो यूनिट, सॉरी यूनिट, हाँ, तो यूनिट हम कंप्लीट कर लेते हैं, एंड देन ग्रेजुअली जब मैं वापस हम लोग लाइव आ जाएंगे तो हम जो हमारा पेंडिंग है अभी तक का वो कंप्लीट कर लेंगे। तो डरने की बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि हम May 21 की बैच स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 18th ऑफ नवंबर ऑनवर्ड्स। प्लीज एक्सपीरियंस करिए इस बैच को, प्लीज एक्सपीरियंस करिए। एक बार हमको मौका दीजिए, अपने जूनियर्स को बताइए, आप लोग जो हमसे पढ़ चुके हैं, थोड़ा माउथ पब्लिसिटी कर दो दोस्त, हमारे लिए बहुत काम आएगा। और एमसीक्यू की बैचेस 12, 1, 6:30, 8:30 टाइमिंग्स आपको दिख रहा है। हम सारे लोग ऑनलाइन आते हैं, हर दिन लाइव आते हैं। हो सकता है दिवाली के चलते कुछ एक दो दिन एक दो एजुकेटर्स नहीं आए हो, बट यूजुअली नॉर्मल डेज पे हम ये 4 टाइम पे एमसीक्यू के लिए आते हैं। इसका भी बेनिफिट आप लीजिए। अब जो लोग यहाँ नए हैं, जो दिवाली के अवसर पर घूमते घूमते यहाँ तक पहुंच गए, पटाखे फोड़ते फोड़ते एक पटाखे को देखने आ गए हो, तो बेटा इस पटाखे का नाम है सीए आदर्श जोशी, और आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन। आई हैव वंडरफुल ग्रिप ऑन लॉ, एंड दैट इज द रीजन कि आई हैव बीन टीचिंग लॉ फ्रॉम सीए फाउंडेशन टिल सीए फाइनल। और आई हैव अपलोडेड ऑन माय पर्सनल चैनल, आई हैव अपलोडेड 130 plus videos, garnered more than 1,35,000 views, and students have watched more than 5,50,000 plus minutes of my videos online. And these videos exclude the videos that I've uploaded for Just CA Foundation channel. वहां पर तो 150-200 वीडियोस अलग हो गई है। अन अकेडमी ऐप पे 150-200 वीडियो, 150 तो हो गई होगी, अलग हो गई। मतलब इतने सारे वीडियोस मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोग लॉ के लिए अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो दिसंबर 20 के लिए, तो बेटा दुनिया की हर चीज आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। मैं आपको शॉर्टली बता भी दूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक अमेजिंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको दिवाली में बहुत काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखो आपका ऐप। क्या दिख रहा है? ये ऐप दिख रहा है कि नहीं बिडू? अरे बिडू, दिख रहा है ना? हाँ। अब आप देख रहे हो क्या कितने ऑप्शंस हैं यहाँ? देखो, ओ माय गॉड, इतने सारे ऑप्शंस है सर। देखो, यूपीएससी से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, और उसके बीच में एक जगह आपको सीए एंड सीएस दिखेगा। अब सीए एंड सीएस में भी सर, सीए आपको सीए, सीएस, सीए फाइनल, इंटरमीडिएट, बहुत सारा है, फाउंडेशन। चलो अभी अपन देखते हैं सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट पे क्लिक करके। जैसे ही आप सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे, देखिए ऐसा स्क्रीन आपके सामने आता है जो बोलता है क्रैक सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट विद इंडियाज लार्जेस्ट लीडिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, ये इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। यानी डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, 14 प्लस टॉप एजुकेटर्स रहते हैं। एक्चुअली तो कैसा है कि बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर है। लाइव क्लासेस तो इतनी, आप जिस दिन ओपन करेंगे तो आपको इतनी लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पर जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये देखिए हमारे एमवी सर दिख गए मुझे, है ना? तो ऐसे ही आपको कई लाइव क्लासेस मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। देखिए, प्रिपरेशन टैग करने के लिए मॉक टेस्ट मिल रही है, इतनी सारी चीजें। जस्ट आई विल रिकमेंड यू टू गो टू दिस वेबसाइट वंस, एंड सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। डरने की बात नहीं, क्योंकि इसका अपना खुद का एक ऐप भी है। तो ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे भी मिलने वाला है। तो ये ऐप को भी आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए एक बात करते हैं। इसमें एक प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा है, देखिए दिख रहा है।
चलिए एक काम करते हैं, यहां से नहीं, हम लोग टॉप पेज से ही गेट सब्सक्रिप्शन कर देते हैं। तो ये गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही दोस्तों देखो क्या होता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ये प्लस के लिए, मतलब अगर आप जैसे फ्री में तो बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन अगर किसी फैकल्टी के आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप उनका प्लस का स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी देख सकते हैं। उसमें आपको ऑप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अब 24 मंथ आप लेते हो तो 21,000 भरना पड़ता है, लेकिन डरो मत दोस्तों, ये हैव अ रेफरल कोड आपको बचा सकता है। ये रेफरल कोड में दोस्तों CAADARSH, सीए आदर्श लिख के अगर आप एंटर दबा देंगे तो देखिए सारे फिगर्स 10% से डिस्काउंटेड हो गए और 18,900 में आपको 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। फिर क्या है, प्रोसीड टू बाय करो, अपना मोबाइल नंबर डालो, यहाँ पे जो भी है कुछ भी डाला है मैंने, प्लीज इस पे कॉल मत करना, पता नहीं किसका मोबाइल नंबर है, ये बेचारा गाली देगा मेरे को। ठीक है, चलो एक काम करता है, ऐसा नंबर डाल देते हैं, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है। तो ये ऐसा नंबर है, इस पे आप कॉल मतलब कॉल मत करना, इसको आप डालिए, ओटीपी लॉगिन कीजिए और पेमेंट करके आप इसको अपना कर सकते हैं 24 मंथ्स के लिए। पूरे सीए फाउंडेशन, पूरा सीए इंटरमीडिएट आप ये 18,900 में पढ़ सकते हैं फॉर 24 मंथ्स। आप इमेजिन कीजिए कितने फैकल्टीज, कितने लाइव बैचेस आप देख सकेंगे, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस, 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल। इसके अलावा मैंने आपके लिए बहुत सारे एनीवेज फ्री वीडियोस अपलोड करके रखे हैं हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम है जस्ट सीए फाउंडेशन। देखिए हम 4 स्माइलिंग फैकल्टीज आपको दिख रहे हैं दोस्तों। जस्ट सीए फाउंडेशन में हर दिन कोई ना कोई फैकल्टी लाइव होता है। आप देखिए इतने सारे वीडियोस आपको दिख रहे होंगे। ये वीडियोस की बेटा कोई सीमा नहीं है, मतलब मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने इतने वीडियोस अपलोड किए ना यार कि ये थक जाओगे आप, मैं स्क्रॉल करते करते थक जाऊंगा। यहां पर हमने कई सारे प्लेलिस्ट भी बनाए हैं ताकि बच्चों को चीजें आसानी से मिले। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, देखो रिसेंट में इतनी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हम कम्युनिटी पोस्ट भी करते रहते हैं, जो भी कभी नया कुछ होने वाला है, कोई नया आने वाला है, हम उसके बारे में यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो एक बार ये चैनल को भी जरा नजर डाल लेना। चलिए दोस्तों, ये सारी तो बातें हो गई, अब हम जा रहे हैं आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। अब देखते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है। एक मिनट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है बिडू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। क्योंकि क्या है, हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको ये सारी चीजें तो मोस्टली मैंने बता दी है, राइट। ये मैंने स्टार्ट कर दिया था ना, तो मैं आपको डायरेक्टली लेकर जाऊंगा कहां पर, मैं आपको डायरेक्टली लेकर जाऊंगा कहां पर सर, सीधा अनपेड सेलर में। लॉजिकल है सर, बेटा मैं इलॉजिकल काम करता भी नहीं हूं, मुझे पसंद नहीं है लॉजिकल काम करना, बिकॉज मैं लॉ पढ़ाता हूँ, लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक्स, तो इसीलिए मैं लॉजिकल काम करता हूँ। ये रहा अनपेड सेलर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 2 रुपए के लिए। तो दोस्तों ये जो है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 4 है, जिसका नाम है अनपेड सेलर। दोस्तों राइट्स ऑफ अनपेड सेलर इस चैप्टर में बताया गया है। ये अगेंस्ट गुड्स है, अगेंस्ट बायर। अगेंस्ट गुड्स आपके पास राइट होता है बिफोर द प्रॉपर्टी इज पास ऑन टू द बायर और आफ्टर द पासिंग ऑन द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई तो आपके पास राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल होता है। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है तो राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है, वो होता है यस, राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी, यानी आप पोजीशन और डिलीवरी अपने पास रोक के रख सकते हो। ये तो बात होगी गुड्स के लिए। क्या आप बायर के अगेंस्ट भी कुछ कर सकते हो क्योंकि आपको पेमेंट नहीं मिला है? यस, जी हाँ बिल्कुल, आप उसके ऊपर सूट फॉर प्राइस कर सकते हो, सूट फॉर डैमेज कर सकते हो, सूट फॉर इंटरेस्ट भी कर सकते हो। दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल यूनिट है। आपने कितनी आरटीपी एमटीपी मेरे साथ सॉल्व किया, आपको पता है ये क्वेश्चंस कितने फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। सर व्हाट डू मीन बाय अनपेड सेलर? सर अनपेड सेलर वो दुखी आत्मा है जिसको आइदर होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैड इमीडिएट राइट टू एक्शन फॉर द प्राइस, or when the bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by the reason of dishonor of instrument or otherwise। तो आइदर आपको पूरा पेमेंट नहीं मिला और आपको मिलना चाहिए था, या तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था लेकिन वो भी डिसऑनर कर दिया गया है। दोनों केसेस में आप अनपेड सेलर बन जाते हो और आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। सर कौन से अधिकार मिलते हैं पहले आप बताएंगे? सर बहुत सारे अधिकार आपको मिलते हैं, ये अब एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं। ये देखो 50,000 का गुड्स बेचा, 40,000 बिले और बैलेंस नहीं मिला, तो यानी आप बन गए अनपेड सेलर। यहां पे भी कुछ यही हुआ, 60,000 का गुड्स बेचा, चेक मिला लेकिन चेक डिसऑनर हो गया, स्टिल यू बिकम अनपेड सेलर। अब आते हैं सर आगे,
क्या हमको देखना है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। सबसे पहला अनपेड सेलर के राइट आता है वो है राइट ऑफ लीन, तो यानी गुड्स का पोजीशन आप रिटेन करके रख सकते हो अपने पास। दूसरा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये आप तभी यूज कर सकते हो जब इंसॉल्वेंट हो जाता है बायर और गुड्स आपके पास से चले गए और आप बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो आप ट्राई करोगे कि गुड्स बायर तक ना पहुंचे बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर द अमाउंट। देन यू हैव ऑल्सो अ राइट ऑफ रीसेल, बिकॉज सर ये राइट ऑफ रीसेल सबसे बोलते ना गोल्डन पॉइंट है। अगर ये राइट ऑफ रीसेल ही नहीं होता तो गुड्स रिटर्न करके फायदा क्या है दोस्त। अगर आपने याद होगा तो नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ हैज, यानी नेमो डेट कोड नॉन एबेट में लिखा है कि देयर इज एन एक्सेप्शन, इफ एन अनपेड सेलर सेल्स द गुड्स फर्दर ही गिव्स अ वैलिड राइट और वैलिड टाइटल और वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज सर उसके पास राइट ऑफ रीसेल होता है। तो और इसके अलावा अगर आप के पास अभी तक मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ है पोजीशन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो अदर देन मतलब ये ए बी और सी लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल के अलावा विथहोल्डिंग डिलीवरी भी आपके पास ऑप्शन हो जाता है। ये कुछ और नहीं, इसको क्वाजी लीन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं अगेंस्ट द गुड्स। तो अगेंस्ट द गुड्स में दो बार है, मैंने बोला आपको प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई, प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुई। सर आप पहला राइट ऑफ लीन देख लेते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ लीन? सर द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स हु इज इन द पोजीशन ऑफ देम इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द पोजीशन ऑफ देम अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस इन द फॉलोइंग केस। कौन से सर? गुड्स सोल्ड तो हो गए विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। अच्छा इसको स्टार मार लो, ये आपको पता ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। When can right of lien be exercised? When the goods have been sold without any stipulation as to credit. आपने उधारी में नहीं, नॉर्मल सेल किया है गुड्स का, उधारी नहीं, there was no credit। या अगर आपने उधारी में भी बेचा होगा तो भी जो क्रेडिट पीरियड आपने दिया था वो एक्सपायर हो चुका है, या तो बायर इंसॉल्वेंट हो गया। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने तो बोला था इंसॉल्वेंसी के केस में तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है, लेकिन बेटा वहां पर आपके पास से पोजीशन चला गया होता है। यहां पर राइट ऑफ लीन तभी किया जा सकता है जब पोजीशन ऑफ द गुड्स आर विथ यू। सो यहां पर अगर आपके पास पोजीशन है गुड्स का और आपको पता चलता है दैट बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, देन यू कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ lien, notwithstanding that he is in the position of the goods as an agent or as a bailee for the buyer, it doesn't matter। Then पार्ट डिलीवरी हो गई तो सर देखिए जब भी अनपेड सेलर ने पार्ट डिलीवरी की, ये फिर भी राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है बचे हुए पार्ट पे जो उसके पास अभी भी है, अनलेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर वो कुछ ऐसे इशारे कर दे कि भाई नहीं मैं गुड्स का डिलीवरी नहीं रोकूंगा, मतलब बाई और इम्प्लीकेशन अगर आप बताते हो कि नहीं हम डिलीवरी पूरा करेंगे, देन इन दैट केस आप राइट ऑफ लीन नहीं यूज कर सकते। बट अदरवाइज नॉर्मली स्पीकिंग अगर आपने पार्ट गुड्स दे भी दिए तो बचा हुआ पार्ट अपने पास आप रिटेन करके रख सकते हो, कोई डरने की बात नहीं है। फिर होती है बात टर्मिनेशन ऑफ लीन की। सर क्या लीन टर्मिनेट कर सकते हैं? सर बेटा तीन लीन अपने आप टर्मिनेट होता है जब 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 सबसे इंपॉर्टेंट, when you deliver the goods to the carrier or other bailey for the purpose of transmission। अगर आपके पास गुड्स ही नहीं है तो आप लीन किस पे लगाओगे? बाबा जी का ठुल्लू। अरे हेलो, चैट में टाइम पास कर रहे हो तुम लोग, मेरे को पता है, मैं भी कर रहा होगा थोड़ा बहुत, मुझे पता है। प्लीज थोड़ा यहां पर भी ध्यान दे देना बिकॉज ये क्लास एंटायरली वेस्ट नहीं कर सकते हम। तो दोस्तों when you deliver the goods to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer without reserving any right of disposal of the goods, तो यहां पर आप राइट ऑफ लीन नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास गुड्स ही नहीं है, तो लीन क्या करोगे? या व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजीशन ऑफ द गुड्स, ये भी होता है सर। बायर ने लॉफुली अगर पोजीशन ले लिया गुड्स का तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार बायर या उसका एजेंट ने गुड्स ले लिए तो आप गुड्स अब उसके पास चले गए। या तो वेवर देयर ऑफ, आप खुद से अगर अपनी होशियारी मार रहे हो और आपने वेव ऑफ कर दिया है लीन, राइट ऑफ लीन, देन इन दैट केस लीन गेट्स टर्मिनेटेड। तो अनपेड सेलर हैविंग अ लीन देयर ऑन डज नॉट लूज हिज लीन बाय रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो इट डजंट मैटर कि आपके पास कोर्ट ऑर्डर से प्राइस डिसाइड हो रही है नहीं हो रही है, बट राइट ऑफ लीन तो हमेशा वहां पर रहेगा। अब वी हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, तो आई थिंक एनालिसिस में हम लोग दोबारा इसमें टाइम नहीं डालेंगे। We can exercise the right of lien when there is no stipulation as to credit, या क्रेडिट दिया था लेकिन क्रेडिट एक्सपायर हो गया, या आपका बायर इंसॉल्वेंट होता है। We have done all this part. Let us go to another right. Let us go to another right. टर्मिनेशन ऑफ लीन भी देखा मैंने, डिलीवर कर दिया गुड्स या बायर ने पोजीशन ले लिया गुड्स का, सेलर ने वेव ऑफ कर दिया राइट को। या एक नया पॉइंट यहां पर है बाय एस्टेपल, अगर सेलर अपने कंडक्ट से ऐसा दिखाता है कि मैं राइट ऑफ लीन नहीं यूज करने वाला, देन इन दैट केस भी आप राइट ऑफ लीन यूज नहीं कर सकते। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात इसके अलावा,
वो है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। दोस्तों राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ये तभी यूज कर सकते हैं, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, जब गुड्स आपके पोजीशन से चले गए हैं। किसके पास? सर किसी को तो आपने दे दिया, आइदर किसी एजेंट को, किसी ट्रांसफरर को, किसी बेली को, टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम योर एंड टू बायर्स एंड। अब इसको बोलते हैं सर ट्रांजिट, इसका मतलब गुड्स आर इन ट्रांजिट। और आपको फोन आता है, टीवी पे देखते हो, आपको पता चलता है दैट द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, देन यू कैन एक्सेस द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आप उसको बोल सकते हो कि बेटा आजा दोस्त, मेरे गुड्स लेके वापस आजा, बिकॉज द बायर इज इंसॉल्वेंट, आई विल नॉट बी एबल टू रिकवर द मनी। सर ये ट्रांजिट आप जो बोल रहे थे कब चालू होता है, कब खत्म होता है? द मोमेंट आपके पास से गुड्स किसी कैरियर के पास गए, उस मोमेंट से लेके जब तक बायर या उसका एजेंट उस गुड्स को नहीं ले लेता, तब तक ट्रांजिट चलेगा, तब तक ट्रांजिट खत्म नहीं होगा, और तब तक आपके पास राइट रहेगा टू स्टॉप द गुड्स और स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। तो जब तक बायर ने डिलीवरी नहीं ले ली, या हो सकता है आपके कैरियर ने फोन कर दिया बायर को, और बायर ने बोला ठीक है आज से ये गुड्स तू मेरे लिए होल्ड कर रहा है, और आपके कैरियर ने एक्सेप्ट कर लिया, देन योर कैरियर बिकम एन एजेंट ऑफ द बायर एंड हेंस द ट्रांजिट गॉट ओवर। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांजिट है, चल रहा है, या ओवर हो गया है। बिकॉज बेटा अगर ट्रांजिट ओवर हो गया तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट भी आपका ओवर हो जाता है। तो इफ द buyer has given the possession of the good, if the seller has delivered the goods to the carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer, then until buyer or his agent takes on his behalf takes the delivery of them, such till such time there will be a transit. Then if the buyer or his agent in that behalf obtains delivery of the goods before their arrival at the appointed destination, suppose आपने इधर से गुड्स भेजा, इधर से बायर भी निकला, और बीच रास्ते में ये लोग मिले, बायर ने वहीं से ट्रक को बोला बेटा आज ये गुड्स मैं एक्सेप्ट करता हूं, आई एम द बायर, अब मैं जहां बोल रहा हूं वहां लेकर चल। तो ये बीच रास्ते में ही बीच रास्ते में ही ट्रांजिट एंड हो गया। अब आप जो सेलर है वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ऑफकोर्स यार ट्रांजिट खत्म, सब खत्म। Sir, if the arrival of the goods, if after the arrival of the goods at the appointed destination, the carrier or other bailee acknowledges to the buyer or his agent that he holds the good on his behalf, मैं आपको बोला ट्रक वाले ने फोन करके बोल दिया सर ये गुड्स मैं आपके लिए होल्ड करके रख रहा हूं, तो ये हो गया क्या? एंड हो गया ना बेटा, ट्रांजिट एंड हो गया ना, क्योंकि अब कैरियर ने बोल दिया बायर को कि सर मैं ये गुड्स आपके लिए होल्ड करके रखा, तो वो एजेंट बन गया उसका। सो अगेन ट्रांजिट वन एंड हो गया। Now, if the goods are rejected by the buyer and the carrier or other bailee continues in the possession of them, सर हो सकता है ना बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिया अप्रूव करने से, तो ट्रांजिट एंड नहीं होता, ट्रांजिट चलता रहता है जब तक बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये when the goods are delivered to a ship chartered by buyer, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि शिप जो चार्टर्ड बाय बायर है, तो जो भी बंदा है जो शिप को होल्ड, मतलब शिप का मेन आदमी होगा, वो एज अ कैरियर गुड्स को होल्ड कर रहा है या एज एन एजेंट? अगर वो कैरियर करके होल्ड कर रहा है देन देयर इज ट्रांजिट, लेकिन अगर वो बायर का एजेंट बन के होल्ड कर रहा है देन देयर इज नो ट्रांजिट, एंड इफ देयर इज नो ट्रांजिट देयर कैन बी नो स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अच्छा एक बात बताइए, अगर कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज करे तो गुड्स डिलीवर करना, यानी बायर के यहां पहुंच के फोन कर रहा है कि मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दो वरना मैं आपके गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा। बेटा अगर ये रॉन्गफुली रिफ्यूज कर रहा है तो ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, अब आप उसको स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो राइटफुली कर रहा होगा तो सर फिर तो राइटफुली कर रहा है तो देयर इज स्टिल अ ट्रांजिट एंड यू कैन स्टिल डू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सर पार्ट डिलीवरी का क्या होगा? बेटा पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स मेड बाय टू द बायर और हिज एजेंट ऑन दिस बिहाफ, द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स कैन बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट जस्ट लाइक इन केस ऑफ लीन, अनलेस आपका पार्ट डिलीवरी करने से आपका इंटेंशन ऐसा था कि मैं पूरा डिलीवर करूंगा, डरो मत मैं लीन नहीं लगाऊंगा। अगर आप ऐसे इंटेंशन से पार्ट डिलीवरी करते हो देन आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते। इट हैज बीन सेम इन दैट केस। ठीक है, जो अपना लीन में देखा था वही सेम है स्टॉपेज इन ट्रांजिट में। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे कर सकते हो आप? सर आइदर तो आप डायरेक्ट कैरियर को फोन करोगे और बोलोगे कि सुन ट्रक वाले वापस पलट के आ जाओ, उसको डिलीवर मत करना, या वो ट्रक वाले का जो प्रिंसिपल होगा, जो मेन मालिक होगा, उसको फोन करके बोलोगे कि अपने ड्राइवर को फोन करो और गुड्स उसके यहाँ डिलीवर मत करवाना, वापस मेरे यहाँ ला लो। लेकिन अगर आप उस मालिक को फोन कर रहे हो तो आपको उस प्रिंसिपल को फोन करते वक्त थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एक रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बायर के गोडाउन के बाहर ट्रक वाला खड़ा है, आपने वो प्रिंसिपल को फोन लगाया, जब तक वो प्रिंसिपल अपने ड्राइवर को फोन लगा था तब तक तो डिलीवरी हो गई थी। तो इस केस में आप वो प्रिंसिपल को या ट्रक वाले को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते एंड द स्टॉपेज इन ट्रांजिट विल कम टू एन एंड। तो आपको रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा। यस
अब सर एक बात बताइए, अगर स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो गया सपोज, तो बेचारा ट्रक वाला गुड्स का क्या करेगा? कुछ नहीं, वापस ले आकर सेलर को दे देगा। और सर ये वापस ले आने का खर्चा कौन भरेगा? ऑफ कोर्स जिसने वापस मंगाया है, सेलर विल बेयर द कॉस्ट। सो आई थिंक वी हैव डन दिस स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये कब हो सकता है? सेलर अनपेड रहना चाहिए, उसने अपने गुड्स का पोजीशन दे देना चाहिए किसी कैरियर को, है ना। गुड्स ट्रांजिट में होने चाहिए। ट्रांजिट में होना मतलब आपके पास से निकल गए और बायर के पास नहीं पहुंचे। आपको मैंने ट्रांजिट कैसे एंड होता है मैंने बताया। देन बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं होता है तो आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते। सिर्फ राइट ऑफ लीन होता है, बट वो भी जब तक गुड्स है। जब जैसे ही गुड्स का पोजीशन चला गया आप कुछ नहीं कर सकते अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं होता है तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट याद रखना कि ओनली कैन बी यूज्ड व्हेन बायर इज बिकम्स इंसॉल्वेंट and you don't have possession of the goods and goods are still in transit and you are unpaid seller, ठीक है। and other right is subject to the provision of the act। अब आता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। मैंने आपको बताया आपके यहां से निकलने से बायर तक पहुंचने तक ट्रांजिट कैसे एंड होता है? सर बायर या अदर बेली ने डिलीवरी ले ली, या बायर ने डिलीवर ले लिया बिफोर अराइवल टू द डेस्टिनेशन, यानी बीच रास्ते में आके बायर या उसके एजेंट ने डिलीवरी ले ली, या जो आपका ट्रक ड्राइवर था उसने बायर को फोन करके बोला कि सर ये गुड्स मैं आपके लिए होल्ड कर रहा हूं, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। इसका मतलब वो आपका ट्रक ड्राइवर अब बायर का एजेंट बन गया एंड नाउ देयर इज नो ट्रांजिट एंड हेंस देयर इज नो स्टॉपेज इन ट्रांजिट। या जहां पर कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज करता है टू डिलीवर द गुड्स, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। या वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर एंड द कैरियर इज एक्टिंग लाइक एन एजेंट ऑफ द बायर। या वेयर द पार्ट डिलीवरी हैज बीन मेड विद एन इंटेंशन, आपने ऐसा अपने एक्शन से बताया दैट हम आपको नहीं रोकेंगे डिलीवरी, देन इन दैट केस अगेन ट्रांजिट नहीं होता। एंड वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय बायर द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। ये ऑल दिस थिंग्स आपको ध्यान में रखनी है। सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप कैसे कर सकते हो? बहुत ईजी है। एक तो आप जिस ट्रक ड्राइवर को फोन करो या उसके प्रिंसिपल को फोन करो। प्रिंसिपल को फोन करे तो रीजनेबल टाइम देना। What is this difference between right of lien and right of stoppage in transit? Sir, right of lien is about talking about retaining possession, whereas right of stoppage in transit talks about regaining possession. Then seller should be in possession of goods under right of lien. लेकिन right of stoppage in transit में possession should be given to a carrier. और अभी तक buyer ने possession acquire नहीं किया रहना चाहिए, और तो goods भी अभी भी transit में रहने चाहिए। Right of lien can be exercised even when the buyer is not insolvent. राइट ऑफ ट्रांजिट जो है बेटा, थोड़ा सा बातें कर रहे हो आज, तुमको लग रहा है मैं कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूं बिकॉज ये रिकॉर्डेड बैच है। चैट में मैं एक्टिव हूं, अगर आप लोग लाइव चैट कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान यहां भी दे देना और बताना कैसा लग रहा है क्लास। सो राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, बट राइट ऑफ ट्रांजिट स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए आपको बायर को इंसॉल्वेंट होना जरूरी है ना। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट्स व्हेन राइट ऑफ लीन एंड्स, बिकॉज जैसे ही आपका पोजीशन गया तभी तो रीगेन करने की कोशिश करोगे, राइट। और इसी के साथ हम लोगों ने एक बहुत सारा पार्ट कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज सर, इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर। सर अगर राइट ऑफ लीन का क्या होगा अगर बायर ने आगे सबसेल कर दिया तो? सो इट विल डिपेंड कि आपके परमिशन से किया या नहीं किया। लेट अस सी The right of lien or stoppage in transit is not affected by the buyer selling or pledging the goods unless the seller has assented to it. यानी अगर आपको पूछ के कर रहा है तो आप right of lien और right of stoppage in transit यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो आपको बिना पूछे बिना बताए सब सेल कर रहा है, आगे किसी और को गुड सेल कर रहा है, तो आपका उस पर आप कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप अभी भी राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद का केस है when the seller exception, when the seller has assented to the sale। मैं आपको बताया अगर आप ही ने assented किया है देन आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लीन नहीं यूज कर सकते, है ना। इसके लिए माउंट डीएफ लिमिटेड वर्सेस जेएनजे प्रोविजंस का एग्जांपल है, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो। इसने क्या किया था, इसके गोडाउन में बहुत सारे चीजें पड़ी हुई थी, वॉर फिंगर के पास इसकी बहुत सारे ड्रम्स वगैरह पड़े हुए थे, कार्टन्स पड़े हुए थे। इसने क्या किया, अपने कार्टन्स बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया ए ने बी के साथ, और बी को बोला कि ये कार्टन्स लेकर जा। बी ने बोला ठीक है मैं काम करता हूं, ये कार्टन्स मैं बेच देता हूं मिस्टर सी को। तो ए मान गया, तो बी ने क्या किया, कार्टन्स बेचे मिस्टर सी को, मिस्टर सी से पैसा लिया लेकिन ए को पैसा नहीं दिया। इस पे क्वेश्चन भी आया था आपको अभी थोड़े दिन पहले हमने आरटीपी एमटीपी में देखा।
अब यहां पर क्या आप राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ लीन ऑफकोर्स भी आपकी पोजीशन में गुड्स है, तो क्या आप राइट ऑफ लीन इस्तेमाल कर सकते हो? सर आप राइट ऑफ लीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट ऑफ लीन डिफीट हो गया, बिकॉज आप ही ने परमिशन दी है आगे उसको सबसेल करने की और उसने सबसेल कर दिया है। तो अब आप अनपेड सेलर होते हुए भी आप राइट ऑफ लीन नहीं इस्तेमाल कर सकते और वो गुड्स आपको देने पड़ेंगे। आप चाहे तो केस करो मिस्टर बी से और पैसा रिकवर कर लो। देन when the document of title to goods has been transferred, अब document of title ही चला गया तो यानी possession ही दे दिया ना दोस्त, there is no transit। क्यों? क्योंकि वो भले गुड्स आर इन ट्रांजिट, लेकिन अब आप वो ट्रांजिट, अब आपके पास कंट्रोल है क्या उसका? क्या आप रेलवे रिसीट आपने अगर दे दी बायर को, क्या आप अब रेलवे में जाके अपना गुड्स को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। रेलवे बोलेगा अगर तुमको गुड्स का डिलीवरी नहीं देना है उसको तो रेलवे रिसीट दिखाओ। हमको तो हमारा तो क्या है, जो जिसके हाथ में रेलवे रिसीट है हम उसको गुड्स दे देते हैं, बाकी तुम अपना आप देखो। तो इसीलिए द मोमेंट आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैंड ओवर कर देते हो, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, बिकॉज यू हैव नॉट रिटेन्ड एनी राइट ऑफ डिस्पोजल, आपके पास कुछ भी नहीं है ना? तो अब आप नहीं रोक सकते। So the last mentioned transfer is by way of sale, right of lien or stoppage is defeated. If the last mentioned transfer is by way of pledge, unpaid seller's right of lien or stoppage can only be exercised subject to the right of the pledgee. तो अगर आपने आपका बिल ऑफ एक्सचेंज या डॉक्यूमेंट जो भी था, आपका जो लैंड हो सकता है कि रेलवे रिसीट हो, बिल ऑफ लैंडिंग हो, सपोज ये जो है ना, ये इसके बेस पे आगे वाले बायर ने वो गुड्स को कहीं पे गिरवी रख दिया, तो अभी ये वैलिड रहेगा बिकॉज आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया था। लेकिन सर आपको भी उसने पेमेंट नहीं किया, आपके गुड्स किसी और के चक्कर में किसी और के पास गिरवी पड़े, गलत है ना? ये गलत नहीं है बेटा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया था आपने, एंड हुएवर होल्ड्स डॉक्यूमेंट टाइटल इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हो प्लेजी से, उसको बोल सकते हो कि सुन ना भाई, तेरे पास कोई दूसरी एसेट होगी, अगर तेरे पास अगर कोई दूसरी एसेट है इस बायर की जिसने मेरे को भी पेमेंट नहीं दिया और तेरे से भी लोन लेकर गया और तेरे को भी रिपे नहीं किया, तो दोनों को अपने को चूना लगाया उसने, एक ही ट्रांजैक्शन में एक तीर से दो निशाने किए। तो तेरे पास उसकी कोई और एसेट है तो पहले उसको लिक्विडेट कर, और फिर भी तेरा पैसा नहीं रिकवर होता तब जाके मेरे गुड्स बेच के तू तेरे पैसे रिकवर करना और बचे हुए गुड्स मुझे दे देना, ये आप बोल सकते हो। यस, लेकिन वो उसका राइट पहला रहेगा और आपका सेकंड। So, however, the pledgee may be required by the unpaid seller to use in first instance other goods or securities of the pledger available to him to satisfy the claims. ये मैंने आपको बता दिया। Then effect of stoppage, सर क्या होता है stoppage in transit से? सर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है क्या, वॉइड हो जाता है क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड है, लेकिन जब तक उससे पेमेंट नहीं आएगा आप आगे डिलीवर नहीं करोगे। सर क्या एक अनपेड सेलर गुड्स दोबारा बेच सकता है? बताइए, क्या एक अनपेड सेलर दोबारा गुड्स बेच सकता है? यस ऑफ कोर्स वो बेच सकता है सर। इट इज अ राइट ऑफ, इट इज नोन एज राइट ऑफ रीसेल, एंड यस एवरी अनपेड सेलर हैज अ राइट ऑफ रीसेल, और वो आराम से राइट ऑफ रीसेल कर सकता है, कोई उसमें टेंशन नहीं है। सो द राइट ऑफ रीसेल इज अ वेरी वैल्यूएबल राइट गिवन टू अनपेड सेलर। इन द एब्सेंस ऑफ दिस राइट, अनपेड सेलर के जो राइट ऑफ लीन है या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता ना, अगर आप आगे नहीं बेच पाते तो। लेकिन अनपेड सेलर इसको कैसे एक्सरसाइज कर सकता है? पहला, When the goods are perishable in nature, आपको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, आपको अपना इंटेंशन बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप बिना पूछे रीसेल कर सकते हो। लेकिन अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है, देन आपको आपका नोटिस देना पड़ेगा बायर को कि सुन भाई, मैं तेरे लिए जो गुड्स देखो मैं बेचने वाला था, तू मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मैं अनपेड सेलर बन गया हूं, तो मैं अपना राइट ऑफ रीसेल यूज करो और मैं ये गुड्स बेच दूंगा। तुझे अगर आपत्ति है तो रीजनेबल टाइम के अंदर आप पेमेंट दे और गुड्स ले जा, वरना मैं किसी और को बेच दूंगा। सर यहां पर रीसेल होने के बाद सेलर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिकवर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रीसेल प्राइस। से फॉर एग्जांपल, अगर आपने ए ने गुड्स बेचे थे बी को एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर पीस, और मिस्टर बी ने अभी ये पेमेंट नहीं किया, तो ए बिकेम अनपेड सेलर। तो ए ने क्या किया, राइट ऑफ लीन इस्तेमाल कर लिया। अभी गुड्स ए के पास ही है और बी से पैसा आना बाकी है। अब क्या किया, ए ने बी को नोटिस दी, ए ने नोटिस दी बी को कि भाई मैं अपने गुड्स बेच दूंगा, तू देख ले। तो बी ने फिर भी पेमेंट नहीं किया, तो ए ने फाइनली गुड्स बेच दिए 450 रुपीज पर पीस। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहां, जब पहला ए और बी का ट्रांजैक्शन हुआ था तो रेट था 500 पर पीस, और अभी जब ए ने बेचा तो सिर्फ 450 रुपए में बेच पाया, तो उसका 50 रुपए पर पीस का लॉस हुआ है। क्या ये 50 रुपए पर पीस का लॉस ए कैन रिकवर फ्रॉम बी? यस, ही कैन रिकवर फ्रॉम बी डैमेजेस। सर उल्टा भी तो हो सकता है, 550 में भी तो बिक सकता है।
सर ये 50 का जो फिर प्रॉफिट होगा ना, जो 550 में बेचा है, जो 50 का प्रॉफिट होगा, ये भी सेलर ही रिटेन करेगा, बायर को नहीं देगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना, लॉस हुआ तो उससे लो, प्रॉफिट हुआ तो अपने पास रखो। तो राइट है ना, सेल अनपेड सेलर की बहुत राइट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने नोटिस दी है तो ही ये सब पॉसिबल है। अगर आप बिना नोटिस दिए, उसको बिना नोटिस दिए, और गुड्स भी पेरिशेबल नेचर के नहीं है, नॉर्मल गुड्स है, और आपने उसको बेच दिया, तो जो भी लॉस होता है वो आप भरोगे, और जो भी प्रॉफिट होता है आप उसको अनपेड, आपका जो बायर है आपको उसको पास ऑन करना पड़ता है, वो सरप्लस आप अपने पास नहीं रख सकते। तो अनपेड सेलर हो तो भी ध्यान से काम करना, नोटिस देना मत भूलना। यस सर, नेमोडाइट क्वाड नॉन एबिट में बोला गया है कि सर अनपेड सेलर भी गुड्स बेच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी बायर रहेगा, जो ये अनपेड सेलर से वही गुड्स खरीद रहा है जो उसने पहले किसी और को बेचे थे, उसको वैलिड टाइटल मिलेगा, उसको कोई मतलब उसको कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। एंड a resale by the seller where a right of resale is expressly reserved by the contract of sale। कभी कभी क्या होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो तभी आप इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बोल देते हो कि अगर रीजनेबल टाइम के अंदर मुझे पेमेंट नहीं मिला तो आई रिजर्व अ राइट टू रीसेल द गुड्स टू समवन एल्स। इन दिस केस यू डोंट हैव टू गिव एनी नोटिस, और आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो। यस yes? और इस केस में भी आप रिकवर कर सकते हो डैमेजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर व्हाट इफ द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन पास्ड ऑन टू द बायर, वही बेटा क्वाजीलिन आपको बताया ना, राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी, वो आप यूज कर सकते हो। ओके सर, राइट ऑफ गुड्स, राइट अगेंस्ट द गुड्स तो आपने बता दिया, देयर आर सर्टेन राइट्स अगेंस्ट द बायर एज वेल। So an unpaid seller can enforce certain rights against the goods as well as against the buyer personally. Right of unpaid seller against the buyer is known as seller's remedies of for breach of contract। देखते हैं कौन सी है। The right of the seller against the buyer personally are called right in person and are in addition to his rights against the goods। मतलब right against the buyer are additional to, in addition to right against the goods। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट द बायर क्या क्या है। सूट फॉर प्राइस, सबसे पहले तो आप उस पर केस कर सकते हो, इसको स्टार मार लो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आए एग्जाम में। Where under the contract of sale the property in the goods has passed on to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract, the seller may sue him for the price of the goods। तो if it has happened with you also, अगर आपको, आप अनपेड सेलर बन गए, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड बट आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आप उसके ऊपर कोर्ट में केस डाल सकते हो टू रिकवर द प्राइस। Where under the contract of sale price is payable on a certain day but buyer wrongfully neglects or refuses to pay, अगर उसने मना भी कर दिया तो भी सेलर उसके अगेंस्ट में केस डाल सकता है, even if property has not been passed and the goods have not yet been appropriated for the sale। तो it doesn't matter, गुड्स का appropriation जरूरी नहीं है। अनअसर्टेन गुड्स भी अगर आपने बेचे हैं और आपको अगर पर्टिकुलर डेट जो डिसाइड की थी या टाइम जो डिसाइड किया था, जब प्लेस जो डिसाइड की थी, अगर वहां पर आपको पेमेंट नहीं मिलता तो स्टिल आप गुड्स को, क्या आप उसके ऊपर प्राइस डाल सकते हो, उसके ऊपर केस डाल सकते हो इन केस ऑफ सूट फॉर प्राइस। यानी इन शॉर्ट आप कोर्ट में जाके बोल रहे हो कि सर इस बंदे ने मेरे को लूटा है, इससे पैसे निकलवाओ, है ना। दिवाली के पटाखे क्या बोलते, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही ना आज, मेरे को लग रहा है एक दो दिन ऐसी पढ़ाई सही है, एक्चुअली सही है ऐसी पढ़ाई, है ना, करते रहनी चाहिए तुम लोग, नहीं तो फिर मेरे को पढ़ाने नहीं मिलता। देखो कितना सारा आज हो गया, नहीं तो मैं बैठा रहता हूँ, तुम लोग आराम से अपना जिंदगी में जीवन जीते रहते हो, है ना। तो तुम लोग चैट इतनी करते हो कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ बीच बीच में। अभी कैसा मैं फुल जोश में पढ़ा रहा हूँ। यस, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ऐसा नहीं है मतलब चैट मिस कर रहा हूँ मैं लाइव, आई नो मैं लाइव चैट कर रहा हूँ नीचे, बट मैं अभी वाला मैं, लाइक दिस इज माई प्रेजेंट मैं फ्यूचर में से चल रहा हूँ, फ्यूचर मी से चल रहा हूँ मैं। जो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के नाम से नीचे आदमी है वो मैं ही हूँ, लेकिन फ्यूचर आदर्श जोशी है, समझ रहा है। टाइम ट्रैवल ब्रो, देख मैं अभी टाइप कर रहा है कुछ, देखा देखा, टाइम ट्रैवल आ गए। Suit for damages for non-acceptance, where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue him for damages for non-acceptance। And as regards measure of damages, section 73 of the Indian Contract Act, section 73 तो अब लर्न कर लिया आपने ना। डैमेजेस का बताओ, याद है क्या डैमेजेस का, याद है? अच्छा अगर आपको याद है तो जल्दी जल्दी से बता दो। सेक्शन नंबर 28 का है, फिर सेक्शन नंबर 8 किसका है, सेक्शन नंबर 3 किसका है, फटाफट और लिखो चैट में। मैं अभी वाला मैं नहीं, फ्यूचर वाला मैं देखेगा कौन लिख रहा है कौन नहीं, ठीक है। चलिए
repudiation of contract before due date, where the buyer repudiates the contract before the date of delivery, the seller may treat the contract as rescinded and sue for damages for the breach. This is known as rule of anticipatory breach of contract. Of course ये तो आपको पता ही है. तो नॉन एक्सेप्टेंस के लिए भी आप उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, और अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच भी हो रहा है तो भी आप उसको, आपके पास ऑप्शन है. आप एंटिसिपेटरी ब्रीच में दो ऑप्शन होते हैं, आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड और कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपने इफ यू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड तो आप डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम कर सकते हो. वेरी गुड, जिन लोगों ने सेक्शन नंबर लिखे, वेरी गुड. देन सूट फॉर इंटरेस्ट, ये बहुत अमेजिंग चीज है. Where specific agreement between the seller and buyer as to interest on the price of the goods from the date on which the payment became due, the seller may recover the interest on the buyer. If however कोई specific interest नहीं है, agreement में कोई interest rate नहीं दिया है, then in that case the seller may charge the interest on the price which becomes due from such day as he may notify by the buyer. अगर कोई specific agreement नहीं है तो अपने मन से कर सकता है, लेकिन अपने मन से इंटरेस्ट रेट नहीं ला सकता. कोर्ट के पास अप्लाई करना होगा, कोर्ट आपको इंटरेस्ट रेट बताएगी, वो इंटरेस्ट रेट पे लेना. तो सिंपल है भाई, एग्रीमेंट में अगर इंटरेस्ट रेट लिखा है कि भाई डिले पेमेंट पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो 10% इंटरेस्ट लगाओ. अगर एग्रीमेंट में कोई रेट नहीं दिया है और डिले पेमेंट हुआ है तो फिर इंटरेस्ट लगाओ, लेकिन इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट से, कोर्ट से पूछ के लाओ. Breach of contract by seller, sir, breach of contract by seller where he fails to deliver the goods at a time or manner prescribed. अब ये सेलर पे आ गया, बायर का खत्म हो गया, अब ये सेलर के ऊपर आ गए. अब क्या बायर भी सेलर को कुछ, सेलर के अगेंस्ट कुछ कर सकता है? यस, बहुत कुछ कर सकता है. पहला है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड, repudiate the contract or deliver non-conforming goods and buyer rejects and revoke the acceptance. तो यहां पर देखो क्या क्या. If seller commits a breach, the buyer gets the following right. Right of buyers: damages for non-delivery, suit for specific performance, suit for breach of warranty, suit for anticipatory breach and suit for interest. Easy है, देखते फटाफट. तो पहले तो भाई अगर सेलर ने wrongfully neglect किया, रिफ्यूज किया to deliver the goods to the buyer may sue him for non-delivery. तो आप उसके लिए damages claim कर लोगे. अभी कभी ऐसा होता है कि आपको सेलर ने कमिट किया था कि मैं ये पर्टिकुलर डे पे मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, और बाद में उसने ब्रीच कर दिया, तो आपका दिमाग इतना खराब हो गया, आप कोर्ट में गए और कोर्ट को बोला कि नहीं नहीं मुझे ये करना ही चाहिए. अब मतलब ये स्पेसिफिक परफॉर्म करवा के लो, मुझे कोई डैमेजेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मेरे को अब ये करवाना ही है, जिद है मेरी. तो इस केस को बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. आप उसको मजबूर करोगे कि बेटा जो तू सेलर, जो तूने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर कर, वरना मैं गोली मार दूंगा मतलब मैं केस कर दूंगा. Then there is suit for breach of warranty. Where there is a breach of warranty, sir, what do you mean by breach of warranty? Collateral, something which is collateral, any stipulation which is collateral to the main is known as warranty, to the main contract is known as warranty. And breach of warranty में आपको damages मिल जाते हैं, repudiation नहीं होता. So where there is a breach of warranty on the part of the seller, or where the buyer elects or treats breach of condition as a breach of warranty, buyer is not entitled to reject the goods only on the basis of such breach of warranty. Why? Because आपने ही breach of warranty बोला है. breach of warranty मतलब ये कोई मेन चीज खराब नहीं, कोलैटरल चीज खराब है, तो आप इसको रेपुडिएशन नहीं कर सकते. आप हाँ क्या कर सकते हो सर, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, डिमिनिशन कर सकते हो, एक्सटेंशन ऑफ प्राइस कर सकते हो, है ना, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी आप ले सकते हो, लेकिन रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सर क्या कभी भी आपके पास रेपुटेशन इन कॉन्ट्रैक्ट का पावर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. अगर whether either party to a contract of sale repudiates the contract before the date of delivery, the other party may treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, and he may treat the contract rescinded and sue for damages for the breach. ये बोल रहा है कि अगर कोई एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट किया तो दूसरा पार्टी, ये एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया, तो दूसरे पार्टी के पास दो राइट है, एक तो उसको रेपुडिएटेड ट्रीट करे, डैमेजेस ले ले, या वो उसको कंटिन्यूस एज्यूम करे और बाद में डैमेजेस ले. दोनों आपके पास पावर होते हैं. Then suit for interest, मैंने आपको बताया that nothing in this act shall affect the right of the seller or the buyer to recover interest or special damages in any case where by law interest or special damage may be recoverable, or to recover the money paid where the consideration for the payment has been paid. In the absence of the contract to the contrary, the court may award interest at such rate as it thinks fit on the amount of the price to the buyer in a suit by him for the refund of the price, and in case of breach of the contract on the part of the seller from the date on which the payment was made. तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर. इसके एग्जांपल्स है, आप लोग पढ़ सकते हो.
अब ऑक्शन सेल की जो बात है ना बेटा, मुझे लग रहा है कि दिवाली के दिन इतना भी नहीं पढ़ाना चाहिए कि बच्चे बोर हो जाए। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपका दिवाली का कैसा सीन चल रहा है, कैसा, आर यू गाइज एंजॉयिंग दिवाली और नॉट, या व्हाट आर यू डूइंग? थोड़ा चैटिंग में बताओ मुझे कि क्या दिवाली, कैसी दिवाली मना रहे हो आप लोग, बिकॉज आई वुड लव टू एंड द सेशन हियर, बिकॉज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, और कल तो एकदम छोटा सा ऑप्शन सेल पढ़ा दूंगा मैं आपको, और आई थिंक उतना भी काफी रहेगा आपके लिए। एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन, विश यू, जेन्युइनली विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड फैबुलस दिवाली। पटाखे जलाओ, आग लगाओ, मतलब जो करना है करो, मस्ती करो, मजा करो, बट बी सेफ, बी सेफ, और खाओ पियो ऐश करो, बट पढ़ाई को इग्नोर मत करो। हम दिवाली में लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, आप बच्चे सरस्वती माता की भी पूजा कर सकते हो, यानी थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दे सकते हो। तो आपको और आपके सारे परिवारों को, पूरे परिवार को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से बहुत 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 दीपावली की शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और दिवाली में आप मजे कर रहे हो लाइफ में, तो बेटा एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे, तो जरूर इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नया बैच भी आने वाला है, उसके बारे में आपको बता दूं, तो उसके ऊपर भी ध्यान दें। और हम सेक्शंस लर्न कर रहे हैं, तो इसको मत भूलिए कि हम एवरीडे सेक्शंस लर्न करते हैं। अगर आप भी सेक्शन लर्न करना चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ आइए, हम साथ में सेक्शन लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू खेलेंगे उसके ऊपर, और फिर केस स्टडीज भी लर्न कर लेंगे। इसके अलावा May 21 का बैच हमारा 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसको मत भूलिए। एमसीक्यू क्लासेस हमारा हर दिन 12, 1, 6:30, 8:30 चलता है, सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, उसको भी हमको फॉलो करो, मजा आ जाएगा। ये हम ऐप पे लेते हैं एमसीक्यूज। With this, I would like to conclude my day today. Wish you all a very happy and prosperous Diwali. And और दिया विया तो मुझे बनाते आता नहीं है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। ओ तेरी सर, आग लगाया आपने तो। देख रहे हो क्या दोस्त, देख रहे हो क्या दिया, दिया देख रहे हो क्या? हाँ, अरे आग असली आग अलग है अपनी, है ना? तो दिवाली के पटाखे जलाओ, फटाओ, ऐश करो, मजे करो जीवन में। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। मुझे पता है दिवाली में इतना देर बैठना, पढ़ाई करना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। जाने का मन नहीं कर रहा है, बट लाइव चैट में इतना कुछ चल रहा है, मजा आ रही है, बट थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू लॉट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।